Hello guys, what's up? I hope you all are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the जनरल साइंस जो आपके सिलेबस में है। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में आपका जनरल साइंस आपका मेजर पोर्शन है। तो मेनली जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका जो FAA का आपका 10 मार्क्स का है, ये इसमें मेन टारगेट रहेगा। लेकिन जनरल साइंस आपको बाकी एग्ज़ाम्स में भी होता है, जैसे ये सारे चैप्टर्स बाकी JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मैं टॉपिक्स करवाऊँगा और टॉपिक के साथ ही हम क्या करेंगे, हम MCQs करेंगे। ये आपको गारंटी है, आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए FA में, साइंस में जितने भी आपके ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, और बाकी जो भी साइंस का और भी कुछ सिलेबस होगा उसको भी हम कवर करेंगे बाकी सिलेबस के हिसाब से। लेकिन पहले ये 10 टॉपिक जो है इनको टारगेट करूंगा मैं। 10 टॉपिक्स, हर टॉपिक के 5 लेक्चर्स आ जाएंगे। 5 का मतलब 50 लेक्चर्स के आसपास हम साइंस को कवर करेंगे, तब ही आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि आधे घंटे में मैंने कोई लेक्चर करा लिया, टॉपिक तो करा सकते हैं आधे घंटे में, लेकिन यूनिट नहीं करा सकते। ये एक यूनिट है, ये नहीं करा सकते। तो हम MCQs के थ्रू ही ज़्यादातर चीज़ों पे फोकस करेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। मोशन वाला चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, मोशन वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवाया था, उसी को यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि बाकी चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँ। ये ऑलरेडी चैप्टर मैंने करवाया है, इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद एक्चुअली मुझे चलना है, ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपके जो ऑलरेडी पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस PDF को आप वही सर्च टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहली बात हम देखेंगे मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स मीन्स एरिया ऑफ साइंस कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज व्हेन सब्जेक्ट टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये देखो, मैकेनिक्स का मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी बॉडी A है, ये बॉडी क्या करती है, ये रेस्ट में है। मेरी बात समझ आ रही है। अब इसी बॉडी के ऊपर मैं क्या करूँगा, इसी बॉडी के ऊपर मैं क्या करूँगा, फोर्स लगा लूँगा। यहाँ से मैंने इसको फोर्स F लगा लिया, ये बॉडी क्या करेगी, ये आगे चलेगी, तो ये क्या होगी, ये डिस्प्लेस होगी। और इसी साइंस को हम क्या बोलते हैं, इसी साइंस को हम मैकेनिक्स का नाम बोलते हैं। तो ये साइंस का वो एरिया है जो हम फिजिकल बॉडीज़ के बिहेवियर के बारे में जानते हैं। जब उस फिजिकल बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स से क्या हो जाएगा, बॉडी डिस्प्लेस करेगी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। तो इसको हम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम मोशंस, लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, वेट जो आपके सिलेबस में दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको मास दिया है, यहाँ पर आपको वेट दिया है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एट्सट्रा का मतलब इसके साथ जितने भी चीज़ें आ रही हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, ब्रॉडर परस्पेक्टिव से डेप्थ में जाएंगे, क्वेश्चन सारे लग जाएंगे आपके। उसके बाद हमारे पास वेट का मतलब क्या होता है। देखो, वेट हो गया, जैसे कि ये कोई भी चीज़ आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, और इसका कुछ मास होता है। आप बोलते हैं सर ये तो 5 kg का है, तो यहाँ पर जो लिखा होगा ये 5 kg। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। अब इसी मास को, ये मास M हो गया, मास M का मतलब होता है मास, और G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान से समझना। G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर आपने कोई चीज़ फेंका ऊपर, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल आपने फेंकी ऊपर, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये बॉल एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगी, फिर बॉल नीचे आ जाएगी। दैट मीन्स इसको अट्रैक्ट कौन करता है, इसको अर्थ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट करता है। अब जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ जाएगा उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे कि ये कार चल रही है, ये कार एक है, ये कार एक है, और ये कार रोड पे चल रही है, ये कार रोड पे चल रही है। अब ये किस एक्सेलरेशन से चल रही है, वो एक्सेलरेशन A। तो दैट मीन्स मतलब बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी, उसी से चलेगी। कितना तेज़ चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चल रही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई एक्सेलरेशन गाड़ी की। लेकिन इसी एक्सेलरेशन को हम G भी बोलते हैं। याद रखना, जो ये एक्सेलरेशन है सेम ये भी है, लेकिन ये G हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बिकॉज ऑफ अर्थ की वजह से, ये अट्रैक्शन जो हो रही है अर्थ की वजह से, इसलिए हम इसको स्मॉल G के नाम से लिखते हैं।
दूसरा होता है कैपिटल जी, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये याद रखना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब भी एक बॉडी आप ऊपर से फेंकते हो वो नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ की वजह से उस बॉडी के ऊपर क्या होती है, एक एक्सेलरेशन आ जाती है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कितना होता है, जनरली बुक्स में दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जो ओल्ड बुक्स हैं वहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा गया है। यूनिट याद रखना, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। जी क्लियर हो गया, जी क्या होता है, ये एम क्लियर, एम हो गया मास। फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जाते हो और आप बोलते हो उसको मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी शुगर आपने लिया, 1 केजी शुगर आपने लिया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये इसका मास हो गया, ये इसका मास हो गया। तो मास कितना हो गया, 1 केजी। अगर आपको वेट निकालना होगा तो आप लिखोगे वेट, WEIGHT, वेट। वेट होता है मास इंटू जी, तो ये आपका वेट बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो याद रखना जी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमेशा याद रखना वेट जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये पता होना चाहिए, वेट भी क्या होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मास जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जिस जगह पर जाओगे वहाँ पर मास उतना ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पर शॉप पे जाओगे तो शॉप पे आपने लिया 1 केजी का शुगर, अब वही शुगर आप जो है दुबई चले गए, वहाँ पर वही शुगर देखोगे वो वही 1 केजी होगा, तो उसमें तो कम तो नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर वेट चेक किया जाएगा, वेट चेंज होता जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब 2 और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझो। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है जैसे कि ये एक बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन में, ये बॉडी या तो वेस्ट डायरेक्शन में चल सकती है, ये बॉडी जो है या तो साउथ की तरफ जाएगा, ये बॉडी जो है या तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। जब एक बॉडी होती है जिसकी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, कुछ वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ 1 kg, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 kg, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3 kg, यहाँ पर लिखता हूँ 4 kg। तो दैट मीन्स एक बॉडी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर हमें ये क्लियर हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मास, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, या आप ये बोल सकते हो जिसका वैल्यू भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है, या जिसका अमाउंट भी होता है, जिसकी क्वांटिटी भी होती है और जिसका डायरेक्शन भी होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे पास स्केलर जो होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन होता है। ये आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर हमें समझ में। जैसे कि अभी ले लो, ये आपने लिया 1 kg, 1 kg क्या लिया आपने, सपोज आपने लिया, सपोज कोई भी ब्रुक ले लो, BRICK, ब्रुक ले लो 1 kg, तो ये इसका वैल्यू 1 kg है, ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मेरी बात समझ आ रही? तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब वेट हो गया। वेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन ए बॉडी बाय ग्रेविटी। ये होता है एक बॉडी के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम जी के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट में सर इसको हम वेट के नाम से जानते हैं। और डब्ल्यू जो होता है ये मास होता है बॉडी का, इस बॉडी का मास कितना m, और किस एक्सेलरेशन से चलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही बनता है आपका वेट। उसके बाद तो वेट क्या है एक्चुअली, ये एक फोर्स है, और वो फोर्स किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द अर्थस ग्रेविटी की वजह से, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मास क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब होता है, ये अगर कोई भी ये है ब्रुक है, ये मैंने ब्रुक लिया, ठीक है, ईंट जिसको आप बोलते हैं, इस तरीके से आप समझो, ये किसका बना है, आप बोलोगे ये मिट्टी का बना है, जिसको हम क्ले बोलते हैं। इसमें और क्या डालते हो, इसमें हमने सैंड डाला है, इसमें और क्या डालते हो, इसमें पानी भी डालते हो, उसमें और क्या डालते हो, उसमें और भी एशेस भी डालते हैं सपोज। तो यह ठीक है, इसको मिक्स करके आपने क्या बना लिया, आप इसको मिक्स करके आपने क्या बना ली, एक ब्रुक बना ली। तो ये इसका मैटर हो गया, ऐश, क्ले, सैंड, वाटर, ये इसका मैटर होता है। तो दैट मीन्स मास क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, आप बोलोगे ऐश जो है ये 25 ग्राम्स हैं, क्ले जो है ये 30 ग्राम्स है, सैंड जो है इतना है, वाटर जो इतना है। उसके बाद आपने इस मैटर को बना लिया। मेरी बात समझ आ रही है?
है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, द मास ऑफ ए मैटर इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। जिस जगह पर जाओ वहाँ पर इसका मास कांस्टेंट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, या मैटर ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, पार्टिकल ले लो, उसका मास जो होता है कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने ये, मैं ब्रिक ही ले लेता हूँ जनरली, मैटर एक, ठीक है। इस ब्रिक का वेट जो है फॉर एग्जांपल 5 kg है। यही ब्रिक ये तो इंडिया में है, ठीक है। यही ब्रिक आप लेकर जाओ कहाँ पर, आप जाओ यूएसए में, वहाँ पर भी यही इसका वेट उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर है 5 kg। जिस भी जगह चाहो वहाँ पर इसका वेट कांस्टेंट रहेगा। तो मास, वेट जो होता है, आप ये बोल सकते हो मास जो होता है ये कांस्टेंट रहता है, और वेट जो होता है ये चेंज होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती जा रही है। अब आप बोलोगे सर वेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जी चेंज होता है। देखो जी के ऊपर एरो का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ये चेंज होती है, तो वेट भी चेंज होता जा रहा है। मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो कि ऑलरेडी आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टेंशन नहीं लो, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो हो, इसमें मैं आपको पूरा मास्टर बना लूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आगे ना आए पढ़ने में। अब जितने पॉइंट्स मैंने बोले वही यहाँ पर टेबल में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाएगा वेट और मास में, देखो आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, स्टेटमेंट फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर थोड़ा लिखा जाएगा मास का, और यहाँ पर लिखा जाएगा वेट का। यहाँ पर मास, यहाँ पर वेट, मास वेट, मास वेट, फिर पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट है, तो आपको उसी तरीके से टिक करना है। तो यहाँ पर जो है वेट जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको पहले ही बोला। ये क्या होता है? ये एक्चुअली फोर्स होता है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। नंबर फर्स्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वेट। मास क्या होता है? ए मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन्स। मैटर कितना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, कितना मैटर है, ठीक है, कितना अमाउंट है। जैसे ब्रिक में कितना मैटर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं, वो उसका मास हो गया, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? वेट जो होता है ये मास इंटू जी होता है, और जी जो होता है वेक्टर है, तो वेट आपका वेक्टर बनेगा। ये स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अमाउंट ही देखते हो, यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन की आप बात नहीं करते हो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन वेट का ले रहा है? अरे यार जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो टुवर्ड्स अर्थ की तरफ है ना। ये अगर ऑब्जेक्ट एक है, ये अर्थ है, आपने उस बॉल को ऊपर फेंका, वो बॉल नीचे आ जाता है, तो डायरेक्शन जो है दैट ये वाली डायरेक्शन इसकी बन रही है ना, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो दैट मीन्स ये हो गया इसकी डायरेक्शन, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। वेट वेरी होता है, हाँ सर वेट वेरी होता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप देखोगे प्लेस टू प्लेस ये वेरी होता है, लेकिन मास जो होता है ये कांस्टेंट रहता है एट एवरी प्लेस। जिस जगह पर जाओ उसका वेट उतना ही रहेगा। 5 किलो यहाँ पर भी रहेगा, 5 किलो किसी भी जगह जाओ, हर प्लेस पे आप देखोगे इसका 5 kg ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब बोलोगे सर वेट कितना होगा? अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का 5 kg, उसका वेट कितना होगा? आप बोलोगे सर वेट उसका होगा m इंटू जी। m कितना हो गया? आप बोलोगे सर m तो 5 दिया हुआ है, g फिर कितना होगा? g मैंने 10 बोला, उसका वेट एक्चुअली कितना होगा? 50 होगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है उसका वेट जो है दैट इज 50 न्यूटन है। यहाँ पर 50 kg आप नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर 50 kg लिखोगे वो तो मास हो गया, तो दैट मीन्स अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं ये, तो दैट मीन्स इनका यूनिट भी डिफरेंट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वेट का यूनिट क्या है, आपको ना वेट का यूनिट होता है न्यूटन। अब देखो यहाँ पर वेट किसके ऊपर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यों मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्चुअली इन चीज़ों को समझना है। ये नहीं आपने पढ़ लिया इट इज़ ए न्यूटन तो हो गया ना। वेट होता है मास इंटू जी। जी का मतलब क्या होता है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ए, जैसे जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही ए, जो ए भी एक्सेलरेशन ही होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, ये हो गया यूनिट ए का। एम का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। इस जी का यूनिट क्या हो गया? जो कि ए का यूनिट है, ए का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही बोला जाता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, तो ये आपको डायरेक्ट बनेगा 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आपको बोलना है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या होता है? मतलब ये है, जो मैं ये 1 न्यूटन लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ 1 kg मीटर पर सेकंड, एस होता है सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं इस एस को ऊपर लेकर जाऊंगा, मैं लिखूंगा kg, यहाँ पर मैंने लिखा ये डैश है, ये फिर मीटर लिखा, तो ये एस स्क्वायर जो है ये इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीपल में लेकर जाऊँगा, तो ये कितना आ जाएगा?
2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शंस में यूनिट देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना सर ये यूनिट कहाँ से आया, इसी को हम 1 न्यूटन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? फिजिक्स का नहीं टेंशन लेना आपको, मैं आपको पूरा ही ट्रेन करवाऊंगा, फिर किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मास का यूनिट अगर देखना है आपको, मास का यूनिट या तो ग्राम आएगा किलोग्राम। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो मुझे शुगर चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए, तो वो आपको वो बोलता है कितना, आप बोल रहे हो उसको मुझे सपोज 250 ग्राम चाहिए। एक पाव जिसको बोलते, देखो 1 kg जो होता है वो होता है 1000 ग्राम। हाफ kg जो होता है वो कितना होता है 500 ग्राम। या आप उसको बोलते हो मुझे दे दो 500 ग्राम दे दो, तो वो आपको 500 ग्राम दे देगा। या अगर आप जाते हो और आप बोलते हो मुझे आटा जो होता है ना, आटा, ठीक है, एक बैग मुझे चाहिए, वो बोलते हैं 5 kg का बैग है। देखो बड़ा यूनिट हमेशा kg में होता है, स्मॉलर यूनिट जो होता है वो ग्राम्स में होता है। तो मास जो है वो आप kg में भी लिख सकते हो, वो आप ग्राम में भी लिख सकते हो। के हो गया किलोग्राम, जी हो गया ग्राम, और वो 1 किलोग्राम कितने बराबर होता है 1000 ग्राम्स के बराबर। ये स्मॉल चीज़ें ही आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। ये क्लियर हो गया? अब आप कोई भी क्वेश्चन करो इसके ऊपर, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 टॉपिक्स आपके कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मैंने बता दिया। खासकर हर एक चीज़, वेक्टर भी क्या मैंने बोला, वेट कैसे चेंज होता है, यूनिट भी मैंने बोला, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में आप नहीं फंसने हैं, आपको नहीं फंसना है, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ आ जाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर, ये मतलब है कि एक्सेलरेशन को समझना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझना ज़रूरी है, वेलोसिटी को समझना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझना ज़रूरी है, स्पीड को समझना तो डिस्टेंस डिस्प्लेस को समझना, क्योंकि ये वहाँ पर यूज़ होता है। व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, मैं आपको पहले एक डायग्राम बनाऊँगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये लोकेशन ए है, ये कोई भी लोकेशन ए है, ठीक है, और ये लोकेशन बी है, और ये लोकेशन सी है। ऐसे आपको ए टू सी जाना है। आपके पास क्या ऑप्शन है, यू हैव 2 ऑप्शंस, इधर यू कैन गो टू बी देन मूव टूवर्ड्स सी, आप सी तक पहुंच जाओगे। ये एक ऑप्शन आपके पास है, ये रूट 1 हो गया, R1 और R2 हो गया। दूसरा क्या है आपके पास, आप बोलोगे सर ये तो लंबा हो जाएगा, हमारे पास शॉर्टकट भी कुछ ढूंढो। बिल्कुल हम शॉर्टकट भी ढूंढते हैं, ये आपने शॉर्टकट ढूंढा, ठीक है, सी तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया आपका रूट 2। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक सपोज R1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है ये R2। ये डिस्टेंस मैं लिखूँगा R1 सपोज 5 किलोमीटर है, यहाँ से 3 किलोमीटर है, और ये जो है टोटल सपोज ये 6 किलोमीटर है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको ए से सी जाना है, आपको ए से सी जाना है। ए से सी कैसे जाओगे आप बोलोगे सर मैं ए से सी जाऊँगा R1 प्लस R2, तो मैं कहाँ से जाऊँगा, मैं बी से जाऊँगा, पहले बी जाऊँगा फिर बी से सी आ जाऊँगा। आप क्या करोगे, आप लिखोगे 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर जो हैं ये आपका हो गया 5 और 3 8 किलोमीटर। तो जितना भी टोटल डिस्टेंस आप कवर, आप कहाँ से कहीं से भी चलो, कहीं से भी आप चलते जाओ, वो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। याद रखना उसको बोलते हम डिस्टेंस। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। लेकिन आप तो गए ए से सी, लेकिन आपने रास्ता कौन सा चुना, आप ए टू बी गए फिर बी टू सी आए। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, सर वो ऑप्शन कौन सा है, आप ए टू सी डायरेक्ट जा सकते थे। कैसे? ए टू सी जाने के लिए आपके पास 6 किलोमीटर, दैट आप 6 किलोमीटर किया है। तो दैट मीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, देखो ये 8 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस होगी, इसको आप डिस्टेंस के नाम से जानोगे, ठीक है। जो भी आपने डिस्टेंस कवर कर लिया होगी डिस्टेंस, लेकिन जो आपकी शॉर्टेस्ट होती है उसको आप डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, अब आप बोलोगे शॉर्टेस्ट तो 3 है, 3 किलोमीटर। अरे भाई ये 3 नहीं है 3 किलोमीटर, आप तो ए टू सी जा रहे हो ना, आप तो ए टू सी जा रहे हो, तो इस रास्ते को कैंसिल करो, इस रास्ते की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ए टू सी सीधे डायरेक्ट आ सकते हो ना इस रूट के थ्रू 6 किलोमीटर। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको लेवन लैंग्वेज में समझाया है, मतलब एक सिंपल सी भाषा में आपको मैंने समझाया है कि जो कि आपको माइंड में रहेगा परमानेंटली। अब देखो इन्हीं को पढ़ेंगे हम साइंस के टर्म्स में, क्योंकि टर्म्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? डिस्टेंस जो होता है और डिस्प्लेसमेंट दोनों को लेकर चलता हूं मैं। इन डेली लैंग्वेज, अच्छा नए नए कलर इसमें आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ, इन डेली लैंग्वेज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस बट इन फिजिक्स बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। डेली लैंग्वेज में मैंने आपको बोला
अभी मैंने बोला आपको किस तरीके से आप डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो भी जितना भी आप टोटल कवर करते हो वो आपकी डिस्टेंस बनती है, और जो आप शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करते हो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर हो गया। द लेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। आप ए बी सी डी ई एफ जी तक पहुंचना आपको, दैट मीन्स ए टू जी। तो आप जितने भी रास्ते चुनोगे, आप ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो, सी टू डी जा रहे हो, डी टू ई जा रहे हो, ई टू एफ जा रहे हो, फिर यहाँ से आपने क्या किया, एफ से ऐसे जाकर ऐसे से जी तक चले गए। जितना भी आपने ये चीज़ ये कवर किया, 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 ये सारा कुछ डिस्टेंस आपको बोला जाता है। यही लिखा है द लेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक पाथ, जो अपने पाथ कवर की होती है, ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में, बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। ये ए टू जी मैंने बोला था, बीच में जो जो आ जाता है, बी आए, सी आए, डी आए, डी ई आए, एफ आए, लेकिन आपको ए टू जी जाना है। जो भी आप इस कोई भी पाथ फॉलो करते हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चलने के लिए, उसको आप बोलते हो, वो हो गया आपका डिस्टेंस। उसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ये मैंने अभी बोला आपको, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप शॉर्टेस्ट लेंथ को चुनते हो, शॉर्टेस्ट रास्ता चुनते हो, जो कि स्टार्ट से एंड तक डायरेक्ट जुड़ता है, स्टार्ट से एंड तक। इस एग्जाम्पल से फिर से देखो, ये एग्जाम्पल फिर से देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने ए लिखा था, यहाँ पर मैंने बी लिखा था, यहाँ पर मैंने सी लिखा था। आप ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो। यहाँ पर 5 किलोमीटर निकाला था आपने, यहाँ पर 3 किलोमीटर निकाला था। टोटल अगर देखो तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर आप टोटल जो है ए टू सी तक जाने के लिए, दैट ए टू बी, बी टू सी आपके, तो ये हो गया आपका 8 किलोमीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। जो भी पाथ आप फॉलो करेंगे वो डिस्टेंस बनते हैं। तो आपने पाथ कौन फॉलो किया, ए टू बी, बी टू सी, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बोल तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आप तो ए टू सी जाना है, लेकिन आप देखते हो जो शॉर्टेस्ट वाला आपको मिलेगा, जो उन इनिशियल कहाँ से जाते हो, ए से जाते हो, ए बन गया इनिशियल वाला स्टार्ट वाला पॉइंट, और कहाँ पर पहुँचना आपको, सी तक पहुँचना आपको, ये क्या बन गया आपका, ये फाइनल पॉइंट बन गया। और जब आप ए टू सी डायरेक्ट जाते हो, जो इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट करता है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट बनता है। और डेफिनेशन जनरली बुक्स में ये भी लिखा जाता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ आ रही है। और इसमें आप एक डायरेक्शन को फॉलो करते हो, इस डायरेक्शन को फॉलो कर स्ट्रेट आप आ जाते हो, और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों है डिस्टेंस? क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ एक ही चीज़ आप देखते हो, वो क्या देखते हो, वो आप देखते हो टोटल पाथ आपने कवर कितनी की है। यहाँ पर देखो कितना पाथ आप चले, मेरी बात समझ आ रही है। और यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप देखते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप चलोगे ना। मेरी बात समझ रहे, बस इतना आपको याद है। यहाँ पर कीवर्ड जो है ये शॉर्टेस्ट है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में क्या है, स्पेसिफिक पाथ यहाँ पर कीवर्ड है, और यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिफरेंस भी यहाँ पर मैं बोलता जा रहा हूँ आपको। डिस्टेंस जो होता है, जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की होती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आप कितने चले। आप बोलोगे सर मैं 10 किलोमीटर मैंने वॉक किया, ठीक है, किस डायरेक्शन में, ये आप नहीं बोल रहे, आप सिर्फ इतना बोल रहे सर मैंने 10 किलोमीटर वॉक किया। आप चलते गए, जो रास्ता आपको मिल रहा है आप चलते गए, जहाँ से शुरू किया था, ठीक है। अगर फाइनली फिर वहाँ पर भी पहुँच जाते, जैसे कि आप यहाँ से ए, फिर बी गए, फिर सी गए, फिर ए, आप ए टू बी गए, फिर बी टू सी गए, सी टू ए गए। अब यहाँ पर ए टू बी गए आप, ठीक है, ए टू बी आपको 5 किलोमीटर निकाला। उसके बाद बी टू सी आपने निकाला 3 किलोमीटर। यहाँ से ए टू सी, सी टू ए निकाला 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर निकाला। आप ए से बी गए हो गया 5, बी से सी गए हो गए 3, हो गए 8 और 6 कितने, क्योंकि आप सी से ए वापस आ गए, जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर ही आप वापस आ गए, तो ये 6 भी आप जोड़ोगे तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 किलोमीटर। ये आपने डिस्टेंस निकाले। आप कोई भी रास्ता फॉलो करो, जब आप सिर्फ डिस्टेंस के बारे में ही बताते हो, मतलब मैग्नीट्यूड के ही बारे में बताते हो कि आप कितने किलोमीटर चले, वो आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बनता है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बोलते हो। जैसे कि आप ए, आप बी, आप सी, ए टू बी, बी टू सी, लेकिन आप बोलते इनिशियल से फाइनल जाना है। आप बोलो सर मेरी इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, स्ट्रेट मेरी ये डायरेक्शन मिली है,
और फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो दैट मीन्स आप बोलते हो सर मैंने 6 किलोमीटर निकाला। मैं बोलता हूँ किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर ए से अगर डायरेक्शन देखूंगा ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, सर नॉर्थ सॉरी वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सर ईस्ट साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में चला और मैं सी तक पहुंचा स्ट्रेट, तो ये बन गया आपका डायरेक्शन बी। तो दैट मीन्स डिस्टेंस जो होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अगर बोला जाएगा इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ये पता होना चाहिए आपको। इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्लियर हो गया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ द ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, दैट मीन्स डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस का मतलब जितने भी कदम आप चलोगे वो ऐड होता जाएगा। फाइनली इवन कि आप उसी जगह पर पहुंच, जैसे आप घर से जाते हो स्कूल, फिर स्कूल से घर आते हो, आप घर से स्कूल जाते हो 10 किलोमीटर, स्कूल से घर आते हो वो भी 10 किलोमीटर होगा ना, अगर आप वही रास्ता फॉलो करते हो, 10 और 10 कितना हो गया 20, फाइनली आप घर ही पहुंचे, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बात करूंगा, आप बोलोगे सर घर से स्कूल 10 किलोमीटर और स्कूल से घर आया 10 किलोमीटर, नहीं वो भी 10 आप ऐड करोगे, मगर लेकिन आप फाइनली घर पे पहुंच जाते हो, वहां पर वो जीरो बन जाएगा, तो क्योंकि आप फाइनली उसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह से शुरू किया था, तो दैट में डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया जीरो। मेरा कहने का मतलब है शॉर्ट में ये वाला, आप ए बी सी जा रहे हो, दैट मीन आप ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो और सी टू ए आ रहे हो वापस। ये हो गया सपोज 5 किलोमीटर, ये हो गया सपोज 3 किलोमीटर। मैं यही एग्जांपल बार बार लिखूंगा सो आपको एक ही एग्जांपल माइंड में परमानेंट ले। ये हो गया 6 किलोमीटर। अब मैं बोलता हूँ आपको, मुझे बोलो डिस्टेंस कितना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। मैं बोलता हूँ डिस्टेंस बताओ, आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर ए टू बी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको ए से जाना है, बी से सी, फिर सी ए तक आना है, ए टू ए आपको आना है, ऐसे समझो आप ए से गए बी तक, फिर सी और फिर आप बोलोगे 5, फिर ये 3 करोगे ऐड, फिर ये 6 करोगे ऐड, कितना हो गया 6 + 3 9 + 5 हो गया 14 किलोमीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस और ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। मैं बोलता आप बोलो आपका आपने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला, मतलब ए टू ए ही जा रहे हो। आप बोलोगे सर मैं तो गया कहाँ से 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, अगर आप यहाँ पर भी जा रहे हो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यहाँ पर 6 किलोमीटर, लेकिन वापस जब आया तो वहाँ पर उसी जगह पर पहुँचा। जब आप उसी सेम जगह पर पहुँच जाते हो, हम बोलते हो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, मतलब इज नॉट जीरो। नॉट जीरो का मतलब जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो ये नॉट जीरो होता है। नॉट जीरो का मतलब होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप चलते जा रहे हो, आप ऐड होता जा रहा है। बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। फाइनली आपने डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला, ये जीरो बन सकता है। क्यों? अगर आप उसी जगह पर पहुंच जाते हो। ये नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेगा, मेरी बात समझ रहे, पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ए से बी जा रहे हो, सी जा रहे हो, आ रही बात समझ। अब यहाँ पर आप ए टू बी गए, ये हो गया 5 किलोमीटर। आप बी टू सी गए, ये हो गया 3 किलोमीटर। अब आप ए टू सी जा रहे हो, देखो आप ए टू सी जा रहे हो, 5 और 3 डिस्टेंस आपका कितना हो गया। आप ए टू सी अगर जा रहे हो, डिस्टेंस कितना हो गया, 5 और 3 हो गए 8 किलोमीटर, ठीक है 8 किलोमीटर। ये क्या हो गया डिस्टेंस। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आपको ए टू बी जाना है, ठीक है। ये ए टू सी आप गए, ए टू सी। अब आप ए टू बी बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट निकालो ए टू बी। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर। अब मैं बोलता हूँ बी ए टू सी जाओ, आप क्या बोलते हो, ए टू सी आपके पास एक ही ऑप्शन है ना, आपको बी क्रॉस करना पड़ेगा। तो दैट में ए टू बी 5 हो गया। डिस्प्लेसमेंट में की मैं बात कर रहा हूँ ए टू सी जाने के लिए, 5 + 3 आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट 8 हो गया। दैट में अब देखो ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी जा रहा है। पहले 5 था, अब कितना हो गया 8, ठीक है। मैं बोलता हूँ अब मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट, मुझे बोलो अब आपको पहले ए तो फिर बी, फिर सी, फिर बी आना है। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या करना है, अब बी, पहले ये तो 8 था, लेकिन अब क्या हो गया, ये 3 कम हो गया, अब वापस आ रहे हो, ये 3 माइनस हो जाएगा, ये 3 माइनस होगा 8, ये फिर से 5 बन जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी होता है। और तीसरा मैं बोलता हूँ आप ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो और सी टू फिर वापस ए आ रहे हो। तो सी टू बी आ रहे हो तो बन गया था 5
फिर लेकिन बी टू ए वापस आ रहे हो, ए तक पहुंच जाते हो, फिर हो गया ये -5, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है। ठीक है, आप क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जा रही है। क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ही बच्चे ज़्यादा ट्रैप में फंस जाते हैं। ये इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यही लिखा है, डिस्टेंस जो होती है ट्रेवल हम करते हैं एक ऑब्जेक्टिव, ये नॉट 0 होता है, नॉन जीरो बोल सकते हैं। नॉट 0 मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव आप लिखोगे, ना ये नेगेटिव होता है और ना ही ये 0 होगा, इतना आप रखोगे याद। लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल जो होती है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाते हो, ये 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी 0 व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू द इनिशियल पॉइंट, मतलब अपनी जगह पर जहां से उसने शुरू किया था। आप ए बी सी डी गए, तो आप ए टू बी किया क्रॉस, बी टू सी किया, सी टू डी किया, ये 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये आपको 2 किलोमीटर, 5 3 कितने हो गए 8 और 10, टोटल कितना हो गया 10, तो हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब मैं बोलता, अब आप क्या करते हो, आप सी पे वापस आ गए, डी तक तो पहुंच गए, लेकिन अब आप सी की तरफ वापस आ गए, ये 2 माइनस करो, तो ये 2 माइनस किया, बचा कितना, बचा 8। अब आप सी पे आ गए, अब आप वापस मुड़ रहे हो बी की तरफ, ये 3 माइनस करो, बचा कितना 5। तो अब आप क्या हो गए यहाँ पर 5, अब आप बी से वापस ए पे आ गए, ये 5 यहाँ पर माइनस करो, 5 और 5 हो गए 0, फाइनली 0 आ गए। मैंने बहुत बार रिपीट भी किया, आपको समझ आया होगा। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी यही इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझ आएगा। देखो मैंने आपको बोला था, अब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेस याद रखना, डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेसमेंट करना, तो कितना है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। देखो स्पीड के साथ मैंने डिस्टेंस किया, दैट इज डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी बनेगी। पहले तो यही मैं बताऊंगा आपको, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। उसके बाद अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी के साथ हमने लिंक किया किसको, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर देखो, अभी मैं डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, ऐसे आपको याद रहेगा। स्पीड है, मैंने पहले बोला डिस्टेंस क्या है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें जितना भी चलते जा रहे हो आप, वो ऐड होता जा रहा है। वो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका वैल्यू। आपने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर निकल, किस डायरेक्शन में गए मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे इतना मतलब आप कितना चले, तो हो गया आपका डिस्टेंस, तो हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड हो गई स्केलर क्वांटिटी, यही लिखा है, यूनिट ऑफ सॉरी इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी मैंने बोला था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था, आप किस डायरेक्शन, आप एक मैग्नीट्यूड, आप बोल रहे हैं मैं 5 किलोमीटर चला लेकिन मैं ईस्ट की तरफ गया, मैं 10 किलोमीटर चला फिर मैंने वेस्ट की तरफ डायरेक्शन लिया, मैं 2 किलोमीटर चला फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन चेंज की। अब डायरेक्शन भी चेंज करते जा रहे हो, वो क्या बन गया आपको, वो बन गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। अब इन्हीं दो डेफिनेशन को समझिए, आपका 50% जो है स्पीड और वेलोसिटी क्लियर हो गया। स्पीड जो होती है, डेफिनेशन अगर देखा जाएगा तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्चुअली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लिखते हैं, या डिस्टेंस आप लिखो शॉर्ट में, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। फॉर एग्जांपल आप ए टू बी जा रहे हो, ये कितना डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर ये 10 किलोमीटर है। आप कार में बैठे, ए से, ये कार है आपके पास, ठीक है, आपको ए टू बी जाना है, ए से आप गए और बी आपका ऑफिस है, लेकिन 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैं बोलता आपको कितना टाइम लगा, आप बोलोगे सर मुझे 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को मुझे कम से कम टाइम लगा 5 मिनट, मुझे लगा 5 मिनट मुझे लगा ऑफिस बी तक पहुंचने में। तो मैं बोलूँगा आपकी स्पीड फिर क्या था, आप बोलोगे सर मेरी स्पीड जो है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और स्पीड जो है ठीक है 10 किलोमीटर 5 मिनट लिखता हूँ मैं, सपोज 5 मिनट में लिखता हूँ। आप इस तरीके से फिर बोलोगे सर 5 2 10, ठीक है, तो 5 सेकंड्स आप बोल सकते हैं, या 5 मिनट आप बोलो, या मैं थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस लिखूंगा सो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप ए से बी जा रहे हो, सो यूनिट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये 50 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस आपने 50 किलो, ये 50 किलोमीटर। मैं बोलता आपकी स्पीड क्या है, आप बोलोगे सर स्पीड जो मेरी रही है, मैं 50 किलोमीटर की डिस्टेंस थी मेरे घर से ऑफिस तक, और मैं ठीक है, और मुझे टाइम लगा, आप बोलोगे सर मुझे 1 आवर का ना 2 आवर का टाइम लगा, बस इतना आप याद रखो, 2 आवर का टाइम लगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, 2 आवर का टाइम रखा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ साथ साथ आवर, ये किलोमीटर को ध्यान में रखना और आवर को ध्यान में रखना। 225,000 हो गया 50। आप बोलोगे सर मेरी स्पीड जो है वो कितनी होगी, वो 25 किलोमीटर
पर आवर, क्योंकि 2 और 2 क्या ये हो गया ना कैंसिल, ये आवर हो गया। मतलब मैंने 1 घंटे में 25 किलोमीटर निकाला, 2 घंटे में मैंने 50 किलोमीटर निकाला, और इसी को बोला जाता है किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट बन गया और ये स्पीड आपकी होती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो दैट में अगर आपको क्वेश्चन बनेगा कि स्पीड का यूनिट क्या है, आप बोलोगे किलोमीटर पर आवर। या अगर आप इसको कम ये करोगे, किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर को आप अगर मीटर बनाते हो, ये मीटर बन गया, आवर को आप क्या बनाओगे, आवर को आप सेकंड बनाओगे, या मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो, ये आपका अपनी मर्जी है। कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हो। क्लियर हो गया? हो गया वाला क्लियर? यही लिखा था। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, आप बोलोगे किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। टाइम का यूनिट क्या करोगे, आवर लिखोगे। अब आप बोलोगे कि आवर, किलोमीटर के साथ आवर क्यों है, क्योंकि किलोमीटर में जब आप डिस्टेंस निकालते हो ना, किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस होता है, 10, 20, 40, 60, उसमें आवर्स में आपको टाइम लगेगा, किलोमीटर पर आवर ही लिखोगे। तो मैंने लिखा KM और यहाँ पर मैंने H लिखा। लेकिन अब इस किलोमीटर पर आवर को मैं, अब ये H डिवाइड है, इसको आवर, इसको डिवाइड में मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा, तो ये ऊपर, जब मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पर -1 आएगा। किलोमीटर पर आवर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -1 पावर में आप लेकर जाओगे, तो ये यूनिट को कन्वर्ट आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको आप कन्वर्ट करो, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर्स में, आवर को किस में करोगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, मीटर, सेकंड को ऐसे लिखो तो ये ऊपर आ जाएगा, -1 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस में ये आपके MCQs में ये ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना कि स्पीड का यूनिट क्या बनता है और ये कौन सी क्वांटिटी। तो की क्या है यहाँ पर, स्पीड जो है ये डिस्टेंस के साथ लिंक करना है, और स्पीड की फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी की बात करेंगे वेलोसिटी, ये भी क्या होता है, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप डेफिनेशन एक भी लिख सकते हो, सेम डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिखा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये लिखा आपने पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जो ही ये डायरेक्शन आप बनाते हो ये बनती है वेलोसिटी। अगर ये डायरेक्शन मैं यहाँ पर नहीं लिखता, ये डेफिनेशन बनती स्पीड की, बस ये यहाँ पर डिफरेंस है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी, दैट इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को चलने में, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मेरी बात समझ रहे? आप बोलोगे सर मुझे A to B जाना है, फिर C जाना है, आप जाओगे A to B, B to C जाओगे। मेरी बात समझ रहे? यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर। अब यहाँ से जब गाड़ी निकली, ये किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर ईस्ट डायरेक्शन में। जब यहाँ पर गाड़ी आई, ये यहाँ पर मुड़ी, ये किस डायरेक्शन में गई, अब साउथ डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट किलोमीटर होता है, टाइम का यूनिट होता है आर, और अगर इसको कन्वर्ट करोगे ये बनेगा मीटर, और ये क्या बनेगा, सेकंड, ये बनेगा मीटर पर सेकंड, इसमें भी आप बताओगे। ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर डायरेक्शन की हमने बात की हुई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूनिट सेम है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, हाँ सर जीरो हो सकती है यार, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी जीरो होगी ना। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? इस तरीके से नेक्स्ट जो है हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आ जाएंगे और कुछ देखेंगे। अब यहाँ पर ये लिखा है द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैंने पहले ही बोला आपको, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी है, दैट मीन्स आपकी डिस्टेंस, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते जा रहे हो, ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स ये स्केलर है। विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, आप कितना भी चलो, मैं नहीं बोल रहा आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपकी स्पीड कितनी है। आप बोल रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ मैं स्पीड का ही पूछ रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा आप कहाँ जा रहे हो, जम्मू जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, नहीं। लेकिन जब मैं आपको बोलता आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो मेरा कहने का ये मतलब होता है कि मुझे बोला आपकी स्पीड कितनी है, आप बोल रहे सर मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, फिर मैं साथ ही बोल रहा हूँ आपको बताओ किस डायरेक्शन में चल रहा है, आप बोलोगे ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। जो ही आप मैं डायरेक्शन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मतलब ये समझना मैं कर रहा हूँ बात वेलोसिटी की बात। दैट मीन्स वेलोसिटी में दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हम बात करते हैं। दैट मीन्स स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इस डिफरेंस को लिखूँ स्पीड, और यहाँ पर मैं वेलोसिटी शॉर्ट में लिखूँ स्पीड का, मैं क्या करूँगा, स्पीड लिखूँगा सबसे पहले
डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका भी लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये स्केलर मैंने लिखा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये वेक्टर क्वांटिटी में लिखूंगा। ठीक है, बस अब यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि यहाँ पर डायरेक्शन, यहाँ पर ये जब मैंने स्केलर लिखा तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं आता है, जब मैंने वेक्टर बोला यहाँ पर डायरेक्शन की बात आ रही है। क्लियर हो गए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन को समझना ज़रूरी है। एक्सेलरेशन अगर समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये वर्क भी इसके साथ आता है, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि एटस्ट्रा है ना, एटस्ट्रा ईटीसी जो है ना, ये वाला ईटीसी यही होता है जो बाकी टॉपिक्स हैं इसके साथ। तो इस टॉपिक से अगर 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं तो डेफिनेटली यू विल डू इट राइट। और उसके बाद ये एमसीक्यूज हम सारे करेंगे। देखो अब क्वेश्चंस देखो, अब आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। देखो, विच इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कौन सा नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी तो आपने पहले ही बोले सर, वेलोसिटी जो नहीं वेक्टर है, और वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट तो ये भी वेक्टर है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैंने पहले बोला क्या होता है, वेक्टर होता है ना। अरे जब आपने वेट बोला, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही जी मैंने बोला था, ये एक्चुअली ये ए होता है, लेकिन तब वो वेट किस में कन्वर्ट होता है, फोर्स में कन्वर्ट होता है। मास तो मास ही रहेगा, तो दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन क्या है। आप बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन जो है वेक्टर है, तो फोर्स क्या बनेगा, वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और वेलोसिटी तो पहले ही वेक्टर है, तो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे सर वेक्टर कौन सा नहीं है। तो बच्चा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब का, ऐसे 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 ले लो अब, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट कितनी होती है, एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है आपका वॉल्यूम। मेरी बात समझ आ रही होगी आपका। इस तरीके से आप ये इजीली अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा इसमें वेक्टर है, स्पीड है नहीं है सर, टाइम है बिल्कुल भी नहीं है, डिस्टेंस है नहीं है, फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट। आप देखो किस हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ये कॉन्सेप्ट को समझ, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आप फंस जाओगे। फिजिक्स वो वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आप पढ़ के जाओगे, याद करके जाओगे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ा लो, सोचने की कोशिश करो, माइंड भी ग्रो हो जाएगा और आप क्वेश्चन को भी करोगे। आई होप आपको ये पूरा समझ आया। अगर आपको ये सेशन बेस्ट से बेस्ट सेशन लगा, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ यू विल गेट 50 लेक्चर्स फ्रॉम दिस सीरीज़। मतलब 40 to 50 लेक्चर्स की मैं बात करूँगा, हाफ एन आवर का मैं लेक्चर अगर देता हूँ। 40-50 क्यों, क्योंकि तब मुझे पता है तब ही ये क्लियर हो जाएगा, तभी आप फिज़िक्स में ये मतलब जो भी आपका जनरल साइंस दिया होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तभी आप इसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब 10 के 10 क्वेश्चंस कर सकते हो, तभी आपको जो है महारत होगी इसके बीच। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी देखोगे, एक एक में दो में एक एक क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, कितने डेप्थ में जाना है वो भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। डेली बेस पे शाम को आपको 9 बजे आपको ये लेक्चर मिलता जाएगा, डेली बेसिस पे, और इसको आपको डेली बेस पे वॉच करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।